हेलो गाइस, सो वेलकम टू द फ्यूचर सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 मई से 31 मई तक के पूरे करंट अफेयर्स के बारे में, जो हमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और करंट अफेयर से बहुत ही अहम भाग हमारे पार्ट में आता है, हमारे एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस करंट अफेयर्स वीडियो में देखने वाले हैं करंट अफेयर से आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में, और उनकी डिटेल्स भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, जिससे आपका पूरा करंट अफेयर जो मई का है वो यहाँ पर कंप्लीट हो सके। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कचरा मुक्त शहरों की सूची 2019 और 20 की स्टार रेटिंग में कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो फ्रेंड्स, कितने शहरों को मिली है? तो उसका करेक्ट आंसर है 6। यहाँ पर 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, और इसके बारे में और भी कुछ जानकारी हमारे पास है, वो भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 1920 के लिए 6 शहरों, उनके नाम है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, इनको 5 स्टार रेटिंग दी है। एवं 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि 3 स्टार रेटिंग कितने शहरों को मिली है? तो वे हैं 65 शहर, 65 सिटीज़। और यहाँ पर 141 सिटीज़ जो लेस बची हुई थी, वहाँ पर 70 शहरों को, 70 सिटीज़ को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के लिए संशोधित प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस हमारे निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमने आपको बताया कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो उसका आंसर है 6 शहर, 6 सिटीज़। और बात करेंगे अगर 3 स्टार रेटिंग की, तो यहाँ पर आएगा आंसर 65 सिटीज़। एंड 1 स्टार रेटिंग, तो फ्रेंड्स आएगा आंसर आपका 70 सिटीज़। गाइज, देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। भारतीय सेना ने नागरिकों के लिए खालिस्तान वर्ष का प्रस्ताव रखा है, जिसमें युवा पेशेवरों सहित अधिकारी और सेना में अन्य रैंक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत शामिल होने के लिए शामिल है। तो फ्रेंड्स, टूर ऑफ ड्यूटी, इसके तहत कितने वर्ष का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है सेना के नागरिकों के लिए 3 वर्ष का, जहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत इसको शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, जानते हैं ये टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में कि ये है क्या। सो फ्रेंड्स, ऐसे कई लोग जो वर्दी में कर्मी बनना चाहते हैं, सेना जीवन जीना चाहते हैं, सेनानी बनना चाहते हैं, लेकिन सेना में पूर्ण करियर नहीं चाहते। वो कुछ ही टाइम के लिए सेना में जाना चाहते हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं। तो उनके लिए एक गेम चेंजर चाल में हमारी भारतीय सेना युवा कामकाजी पेशेवरों सहित अधिकारियों को 3 साल के लिए, फ्रेंड्स ये ईयर ज़रूर इम्पोर्टेंट रखिए, 3 ईयर्स, 3 साल के लिए बल में शामिल होने की अनुमति देने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अभी इसको अप्रूव नहीं किया गया है, अभी सिर्फ इस पर विचार किया जा रहा है। जो अधिकारियों और अन्य क्षेत्रों में रसद और फ्रंटलाइन संरचनाओं जैसे क्षेत्रों में टूर ऑफ ड्यूटी या 3 वर्षीय लघु सेवा योजना के तहत शामिल है। तो गाइज, आपने यहाँ पर देखा टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, और यहाँ पर कितने साल के लिए बात की जा रही है। जो कि वर्दी में कर्मी बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 साल के लिए उनको बल में शामिल होने की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित करने पर विचार किया जा रहा है। तो गाइस, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसमें हाल ही में मई 2020 तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से छात्रों तक शिक्षा की पहुंच के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपाय शुरू किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये उपाय जो किसने शुरू किए हैं, कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने ये उपाय लाए हैं? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने ही समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपाय शुरू किए हैं। गाइस, देखते हैं इसके बारे में और भी कुछ जानकारी। जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए हस्तक्षेप और अन्य व्यवहारक साधनों के माध्यम से शिक्षा के लिए पूर्ण पहुंच के साथ छात्रों की सुविधा के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत इस उपाय की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जाना ये कोविड-19 के तहत ये उपाय लाए जा रहे हैं समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत। गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है पंजाब सरकार ने हाल ही में द पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स
संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया है? तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। इन्होंने ही ये जो अध्यादेश है वो प्रख्यापित किया है। और देख लेते हैं इनके बारे में क्या जानकारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नए प्रावधानों के अनुसार कैदियों की अस्थायी रिहाई को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 16 सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जानना कि पंजाब के गवर्नर जो कि हैं विजेंद्र पाल बदनौर, इनका नाम कई बार पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य विधानसभा में 5.12 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, तो यूपी का सीएम कौन है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही चर्चा में रहते हैं अपने कार्यों को लेकर, जो कि हैं योगी आदित्यनाथ जी, यही हैं यूपी के सीएम। गाइस देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में और भी कुछ बातें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए यूपी सरकार का सबसे बड़ा जो कि है 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसका अनुमान है कि कुल 5,05,58 करोड़ रुपए और 12,302 करोड़ रुपए की कमी है। योगी आदित्यनाथ ही यूपी के सीएम है, जो कि हमारा आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है, जिसमें भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्बियाधुरा शामिल हैं। तो फ्रेंड्स उस देश का नाम है नेपाल। इन्होंने ही राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है, जिसमें भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुर शामिल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रूर याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि नेपाल ने जिस मानचित्र को मंजूरी दी है उसमें भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुर शामिल हैं। गाइज ये घुमा कर क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। देखते हैं हमारे पास और इसके बारे में जो कुछ जानकारी है। तो भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के मंत्रिमंडल में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के तहत दिखाने वाला एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है। भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहा है, ये सभी जानते हैं, जिसके बाद भारतीय पक्ष ने 2 नवंबर 2019 को, फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर द डेट, 2 नवंबर 2019 अपना नया राज्य मानचित्र जारी किया, जो भारतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्रों से ऊपर है। गाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये डेट। और ये जो विवाद चल रहा था उसके पीछे जो कहानी, जो मंत्रिमंडल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के तहत दिखाया है, ये किस मानचित्र, किस देश ने ये किया है? तो गाइज वो है नेपाल। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह राशि जो हाल ही में विशेष तरलता सुविधा के रूप में नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई थी, वो कितनी ही है? तो फ्रेंड्स वो जो हमारी राशि है वो है 20,500 करोड़। गाइज इसका करेक्ट आंसर है 20,500 करोड़ की राशि, जो कि हाल में ही विशेष तरलता सुविधा के रूप में नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई थी। गाइज देखते हैं हमारे पास इसकी और भी इंफॉर्मेशन। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने जानकारी दी है कि उन्होंने सहकारी बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाया है। यह 2019 की पहली तिमाही के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज के खिलाफ है। गाइस देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूएस आधारित गोल्डमैन सैक्स के अनुसार FY21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % अनुबंध किया गया है? सो गाइज ये है 5%। इसका करेक्ट आंसर है 5%, जो कि 5% का अनुबंध FY21 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में किया गया है। देखते हैं अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 5% तक अनुबंध कर सकती है, जो कि 1979 के बाद से अब तक के सभी मंदी की तुलना में सबसे गहरा होगा। इसे जापानी ब्रोकरेज नोमिरा के साथ शेयर संशोधित करने से पहले 0.4% संकुचन के अपने पहले पूर्वानुमान के खिलाफ है। तो गाइस हमें इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 5% तक अनुबंध कर सकती है, जो कि 1979 के बाद से अब तक के सभी मंदी की तुलना में सबसे गहरा होगा। सिर्फ इतनी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर न्यूज़। तो गाइज देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिटेन से 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो गाइज यहाँ पर अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, वो हैं विनय वधवार। इन्हें ही ब्रिटेन से 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के नेशनल हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल जो कि विनय वधवार हैं, उन्हें ही अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जैसा कि हमने देखा, यह पुरस्कार पहली बार 2016 में, गाइज याद रखिएगा ईयर 2016 में, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने एडमिरल्टी अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर प्रस्तुत किया था। गाइज यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि यह पुरस्कार पहली बार कब प्रस्तुत किया गया, तो ये है 2006 और इनका नाम तो आप पढ़ ही चुके हैं, विनय वधवार। सो फ्रेंड्स, जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की सहमति की सिफारिश के आधार पर सीमा अवसंरचना का निर्माण करना स्वीकार किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का प्रमुख है। तो फ्रेंड्स, समिति के प्रमुख हैं DB शेकटकर। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास जानकारी है कि ये जो 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और लागू किया गया है ताकि सड़क निर्माण में तेजी लाई जा सके, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास होता है। गाइज देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए जिसने अहमदाबाद स्थित AI स्टार्टअप बाइट प्रोफेशी को हासिल कर लिया है। तो गाइज वो कंपनी है एक्सचेंजर। एक्सचेंजर के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं, जो कि है एक आयरिश बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा कंपनी, जो कि हम एक्सचेंजर के नाम से भी पढ़ चुके हैं। PLC ने अहमदाबाद आधारित AI स्टार्टअप बाइट प्रोफेसी को एक अज्ञात राशि के लिए अधिग्रहित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ जरूर याद रखिए, अज्ञात राशि के लिए अधिग्रहित किया है। गाइज देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आने वाले SSC का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, जिनके एग्जाम्स रह गए थे, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, वो है रेलवे के किस क्षेत्र ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रोबोट रेल बोट, जिसे शॉर्ट में आरबोट भी कहा जाता है, वो विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, ये रेल बोट किस क्षेत्र ने विकसित किया है, तो ये विकसित किया है दक्षिण मध्य ने। उन्होंने ही रेल बोट नाम का ये रोबोट विकसित किया है। गाइस देखते हैं रेल बोट है क्या। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर रखते हुए रोगियों से भोजन, बिना शारीरिक संपर्क की आवश्यकता के अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस जिसका नाम है रेल बोट विकसित किया है। यह डॉक्टर, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम से दूर रखने के लिए सक्षम है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए भारत के पहले सर्विस रोबोट्स सोना 1.5 और सोना 0.5 विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है वो है क्लब फर्स्ट। इन्होंने ही सोना 1.5 और सोना 0.5 विकसित किया है। गाइस देखते हैं क्लब फर्स्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है क्लब फर्स्ट, ये जयपुर में स्थित है। यही कंपनी 19 क्लब फर्स्ट ने कोविड-19 के संकट से बचने के लिए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए सोना 1.5 और सोना 0.5 नाम से भारत का पहला सर्विस रोबोट विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, ये थर्मल स्क्रीनिंग के लिए ये रोबोट को विकसित किया गया है, जो कि 95% भारत में बना रीढ़ की तकनीक पर आधारित दुनिया में पहला है। गाइस ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है 95% भारत में बना रीढ़ की तकनीक पर आधारित दुनिया में पहला रोबोट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वो है सोना 0.5 और सोना 1.5। गाइस ज़रूर ध्यान रखिए, ये 95% भारत में बना है रीढ़ की तकनीक पर, जो कि कंपनी क्लब फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। और वो कंपनी कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो वो कंपनी स्थित है जयपुर में। गाइस देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ICC क्रिकेट समिति का प्रमुख है, जिसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
सो फ्रेंड्स वो हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने ही लार लगाकर गेंद को चमकाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। गाइस देखते हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर अनिल कुंबले, उनकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण गेंद को चमकदार बनाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। हालांकि समिति ने गेंद चमक को पसीने के उपयोग से सुरक्षित माना है। गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, किसने ये सिफारिश की है, तो वो है अनिल कुंबले। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर मटकरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस भाषा में दिग्गज लेखक हैं? तो फ्रेंड्स वे हैं मराठी भाषा के लेखक। वे मराठी भाषा में दिग्गज लेखक हैं। गाइस देखते हैं इनके बारे में और भी बातें, जो कि है वयोवृद्ध मराठी लेखक, नाटककार, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रत्नाकर मटकरी का 81 साल की उम्र में उपनगरी मरोल, मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, वे एक लेखक हैं, नाटककार हैं, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता भी हैं, जिनका 81 ईयर्स की उम्र में 81 साल की उम्र में निधन हुआ है। और पिछले हफ्ते उन्हें कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कोरोना वायरस के चलते उनके संक्रमण से हुई है। उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1938 को भारत के मुंबई में। गाइस इनका जन्म ज़रूर याद रखिएगा, उसका ईयर पूछा जा सकता है। 17 नवंबर 1938 को उनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये मराठी लेखक हैं, नाटककार, अभिनेता, निर्देशक भी रह चुके हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साईं गोडेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो वे हैं एक अभिनेता। साईं गोडेकर जिनका हाल में निधन हुआ है, वे अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। गाइस देखते हैं इनके भी बारे में और भी बातें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रेन कैंसर के कारण अभिनेता साईं गोडेकर का 42 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है। 42 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, जो कि एक अभिनेता है। फ्रेंड्स इनके शो का नाम ज़रूर याद रखिए, जो कि है सर्वाइवर और स्प्लिट्सविला। इन शो में वे बहुत ही अच्छे प्रदर्शनकारी के रूप में जाने जाते थे। साथ ही साथ उन्होंने पीके और रॉक ऑन फिल्मों में अभिनय भी किया है। गाइस इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बातें, तो फ्रेंड्स ज़रूर याद रखिएगा। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचरों की प्रजातियों की संख्या क्या है जो भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय और लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध थी? तो गाइस ये है 20 और 35। यही संख्या है प्रजातियों की, जो उभयचरों की प्रजाति है उनकी संख्या 20 और 35 है, जो भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय और लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध थी। गाइस देखते हैं और भी हमारे इन प्रजाति के बारे में क्या नोट्स हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने भारतीय उभयचरों की चेकलिस्ट को अध्ययन किया और 20 प्रजातियों की एक सूची तैयार की है, जिसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 प्रजातियां हैं जो अपनी वेबसाइट पर लुप्तप्राय हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में जैव विविधता समर शतक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA और किस विश्व संगठन द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स कौन सा विश्व संगठन है? तो वो है UNDP। UNDP द्वारा ही इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री जो कि प्रकाश जावड़ेकर हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैव विविधता इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए पारदर्शी ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री के साथ 20 छात्रों को शामिल करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट होता है जानना कि कितने छात्रों को ये शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 20 छात्रों को शामिल कर रहे हैं जो कि स्नातकोत्तर डिग्री के साथ हैं। तो मतलब यहाँ पर PG के ही छात्रों को लिया जाएगा और वो भी 20 छात्रों को ये लेंगे इंटर्नशिप के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए। गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और नई दिल्ली स्थित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने हाल ही में
लुप्त प्रजातियों के अवैध तस्करी पर अभियान नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस शुरू किया है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? गाइज यहाँ पर बताया गया है कि जिन्होंने नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस शुरू किया है यूएनईपी ने, तो इनका मुख्यालय यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, यूएनईपी यूएनडीपी जैसे संस्थान का मुख्यालय। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है। जो ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है उसका जागरूकता बढ़ाना एवं समाधानों की वकालत करना इसका उद्देश्य है, क्योंकि वन्य जीवों में अवैध व्यापार खतरनाक महामारी फैलने का जोखिम रखता है। गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारे पास नोट्स हैं, ज़रूर पूरा देखिए, पूरा लर्न कीजिए, आप इसको सुनने में ज़रूर लर्न हो जाएंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य में एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने ही रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरुआत की है एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए। देख लेते हैं इसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हमें सभी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री तो हमारे देश के हैं मोदी जी, और मुख्यमंत्री जो कि आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में एमएसएमई के क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। सो गाइज आपने जाना इस वीडियो में कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ये आता है क्वेश्चन कई बार, और इन्होंने ही रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है जिसके लिए 1110 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। गाइस ये क्वेश्चन बन सकता है कि रीस्टार्ट कार्यक्रम के लिए जगन मोहन रेड्डी जी ने, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने करोड़ की राशि जारी की है? तो वो है 1110 करोड़। गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है जो बाय नाउ पेयर लेटर फाइनेंस स्कीम लॉन्च की है। तो गाइस वो कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया। इन्होंने ही बाय नाउ पे लेटर फाइनेंस स्कीम लॉन्च की है। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी कारों की खरीद को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए ये योजना शुरू की है जिसका नाम है बाय नाउ पे लेटर। उसके लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। तो गाइस ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मारुति सुजुकी इंडिया है उसने किस कंपनी के साथ ये साझेदारी की है? तो वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। गाइस ज़रूर ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आपको आगे पीछे करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में ऐप आधारित मोटर इंश्योरेंस ओडी फ्लोटर पॉलिसी जो कि है एडलवाइस स्विच लॉन्च की है। तो ओडी का संक्षिप्त नाम क्या है? एडलवाइस स्विच इन्होंने लॉन्च किया है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में ही बताया, यहाँ पर ओडी का संक्षिप्त नाम पूछा गया है। सो गाइज यहाँ पर ओडी का संक्षिप्त नाम है ऑन डैमेज। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके बारे में और भी क्या जानकारी है। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने IRDAI के सैंडबॉक्स विनियमों के तहत ऐप आधारित मोटर बीमा ऑन डैमेज फ्लोटर नीति एडलवाइस स्विच का शुभारंभ किया है। यह ड्राइवर आधारित मोटर बीमा वाहनों के मालिकों को एक नीति में कई वाहनों को कवर करने की अनुमति देता है। तो गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ICICI बैंक ने हाल ही में ICICI बैंक गोल्ड लोन ईयर्स FD नामक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सावधि जमा योजना शुरू की है। ICICI बैंक का MD और CEO कौन है? तो फ्रेंड्स ये जो ICICI बैंक के MD और CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी। फ्रेंड्स इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। गाइस देखते हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जो ये FD की शुरुआत की है जो 2 करोड़ रुपए 5 वर्ष से 10 वर्ष तक जमा पर प्रतिशत 6.55% की ब्याज दर पर प्रदान करता है। यह निवासी भारतीयों के लिए लागू है। फ्रेंड्स यहाँ पर 20 मई से 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध है और संदीप बख्शी ही इसके MD और CEO हैं, जो कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
15 जून 2020 से विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस, नियुक्त किया गया था कार्मेन रेनहार्ट को 15 जून 2020 से विश्व बैंक के समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में। देखते हैं इनके बारे में और भी बातें। विश्व बैंक ने पूर्व ईस्टर्नर्स कार्यकारी कार्मेन रेनहार्ट को अपने नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है, जो वित्तीय संकटों पर एक विशेषज्ञ का दोहन करता है, जो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्ड में भी कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देख ही लिया है 15 जून 2020 को ये प्रभावी होंगे इनकी नियुक्ति। गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवी फूकन को FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि FICCI का मुख्यालय कहाँ है? गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पर UNDP UNEP का मुख्यालय देखा था, उसी तरह FICCI का मुख्यालय पूछा गया है। तो गाइस, ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। गाइस, देखते हैं इसके बारे में और भी बातें। तो फ्रेंड्स, जानवी फूकन को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं 37वें नंबर के अध्यक्ष। उन्होंने हरजिंदर कौर तलवार से ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष की उपस्थिति में 36वें FLO सत्र में पदभार संभाल लिया है और वह 2017 में FLO नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के संस्थापक सदस्य, संस्थापक उपाध्यक्ष थे और इसका मुख्यालय, जैसे कि हम जान चुके हैं, नई दिल्ली में स्थित है। गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, वो हैं आभास झा। इन्हें ही एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि है दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर। गाइस, देखते हैं इनके बारे में और क्या बातें हैं। तो आभास झा भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशियाई जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण पद नियुक्त किया गया है। पहले उन्होंने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अभ्यास प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पहले इस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं और अब इन्हें कहाँ नियुक्त किया गया है? तो ज़रूर याद रखिए, पहले ये पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा प्रबंधन के अभ्यास प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं। गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खूडोल पहल किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष 10 वैश्विक पहल में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कोविड-19 के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। देखते हैं इससे रिलेटेड और भी जानकारी। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका ने जयतमा विक्रमनायक के युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव दूत ने खूडोल इम्फाल आधारित एक क्राउड फेडरल पहल गैर सरकारी संगठन याओल के एक समावेशी लड़ाई में कोरोना महामारी के खिलाफ शीर्ष 10 वैश्विक पहल के सूचीबद्ध किया है। और जो खूडोल का उद्देश्य है वो है भोजन, स्वास्थ्य और LGBTQI समुदाय की स्वच्छता, साथ ही जी रहे लोगों को उपलब्ध कराना। तो गाइस, ये आपसे उद्देश्य पूछ सकते हैं, ऑप्शंस में ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, वे महिला एथलीट का नाम है नाओमी ओसाका। गाइस, देखते हैं नाओमी ओसाका से रिलेटेड और भी बातें। सो गाइस, ये 22 साल की जापानी टेनिस स्टार हैं। नाओमी ओसाका अमेरिकी महान सेरेना विलियम्स को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है इन्होंने किन को पीछे छोड़ा है? तो इन्होंने अमेरिका की जो कि बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, उनको पीछे छोड़कर ये 22 साल की जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका सबसे ज़्यादा कमाने वाली एथलीट बन चुकी हैं और ओसाका को महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है। गाइस, देखते हैं हमारे और भी क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड फंड WWF भारत किस मंत्रालय के साथ पार्टियों 2020 का पहला अपनी तरह का डिजिटल मॉडल सम्मेलन शुरू किया है? तो गाइस, इसका आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखते हैं हमारा
जो इस मॉडल है उस सम्मेलन के बारे में और भी बातें। तो प्रकाश जावड़ेकर ने जैव विविधता पर मानवता के पद चिन्ह के प्रभाव के आसपास की बातचीत में युवा पीढ़ी को शामिल करने के लिए पार्टियों के पहले तरह के डिजिटल मॉडल सम्मेलन का उद्घाटन किया और हमारे अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता के निर्वाह का पहला महत्व भी बताया। तो यह वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया द्वारा 22 मई और 23 मई को MOEFCC की साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। तो गाइस पूछ सकते हैं कि 22 मई और 23 मई को ये किस दिवस के रूप में आयोजित किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम IRSDC में 24% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गाइस ये है करेक्ट आंसर राइट्स ने ही ये हासिल करने के लिए 24% की हिस्सेदारी को समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। देखते हैं इनके बारे में, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी राइट्स। इसने भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास निगम में 48 करोड़ रुपए में 24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे कि हमारे आंसर में हमने देखा, तो IRSDC रेल भूमिका विकास प्राधिकरण और आयरकन इंटरनेशनल संयुक्त उपक्रम को देश भर के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम सौंपा गया। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खाद्य पदार्थों में कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो IASST कहाँ स्थित है? सो गाइज इसका आंसर है गुवाहाटी। IASST गुवाहाटी में स्थित है। सो गाइज देख लेते हैं इसके बारे में और भी बातें। गुवाहाटी असम आधारित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेनिक यौगिक NNDMA एंड निट्रोसो डायएथेनॉल अमीन का पता लगाने के लिए एक विद्युत संवेदन मंच विकसित की है, जो मांस, बेकन, कुछ पनीर और कम वसा वाले दूध की तरह खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है कि किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, तो ये पनीर और कम वसा वाले दूध की तरह खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर आर्टिस्ट अड्डू रेज जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, किस देश से हैं? फ्रेंड्स ये जो फुटबॉलर हैं ये हैं स्पेन से। इसका करेक्ट आंसर है स्पेन। गाइस देखते हैं इनके बारे में और भी बात। तो ये स्पेनिश फुटबॉलर एथलेटिक बिलबाओ स्ट्राइकर आर्टिस्ट अड्डू रेज जो कि हैं 39 ईयर्स के, उन्होंने इस उम्र में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। गाइस इनकी उम्र पूछ सकते हैं कि इन्हें किस उम्र में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, तो ये है 39 ईयर। यह पता लगाने के बाद उन्होंने प्रोस्थेटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है। गाइस उन्हें पता चला था कि प्रोस्थेटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की उनको आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने ये सेवानिवृत्ति की घोषणा की हुई है। गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एशले जॉन कपूर का जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हैं? गाइस एशले जॉन कपूर किस खेल से जुड़े हैं? उसका करेक्ट आंसर है टेनिस। गाइस उनका करेक्ट आंसर टेनिस है। एशले जॉन कपूर टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। देखते हैं एशले जॉन के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कपूर का 83 वर्ष की आयु में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। पूर्व रैंक नंबर 1 खिलाड़ी कपूर ने 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, 4 ग्रैंड स्लैम एकल और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीता, जिनका जन्म 15 सितंबर 1936 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो गाइस पूछ सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उनकी डेट या ईयर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ज़रूर याद रखिए। उनका ईयर है जन्म का 1936, मेलबर्न में उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और वे एक टेनिस खिलाड़ी थे। उनकी डेथ हुई थी 83 ईयर्स में, और उन्होंने कितने खिताब जीते हुए हैं,
तो उन्होंने 8 ग्रैंड स्लैम खिताब और 4 ग्रैंड स्लैम एकल और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं। तो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस WTD कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हम जो इसको मनाते हैं तो उसकी डेट है 23 मई। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 23 मई। हम विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाते हैं। 23 मई से लेकर कुछ और भी बातें, हर साल 23 मई को कछुआ और उनके आवासों को मनाने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकी कछुआ बचाओ द्वारा 2000 से विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पूछ सकते हैं ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 2000 से, जो अब दुनिया भर के देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देश में भी मनाया जाता है। तो गाइस ज़रूर ध्यान रखिए, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2000 से। गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खालिस्तान पर मनाया जाता है। इसका भी आंसर गाइस 23 मई ही है। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को खत्म करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे, वो 23 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं इसके बारे में। तो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल, जैसे कि हमने जाना, 23 मई को विश्व स्तर पर मनाते हैं ताकि प्रसूति संबंधी फिस्टुला को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके और साथ ही सर्जरी के बाद फॉलोअप और फिस्टुला रोगियों पर नज़र रखने का आग्रह किया जा सके। तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, तो इसका उद्देश्य यही है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये दिन आयोजित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। वर्ष 2020 के लिए जो थीम रखी गई थी वो है लैंगिक असमानता को समाप्त करना, स्वास्थ्य असमानताओं को समाप्त करना, फिस्टुला को आज ही खत्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले ज़रूर ध्यान रखिए 2020 की इस थीम को। गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के मौसम विभाग के 7 सेवाओं को किस ऐप पर लॉन्च किया है? तो गाइज उस ऐप का नाम है उमंग। उमंग ऐप पर ही इन 7 सेवाओं को लॉन्च किया गया है जो भारत के मौसम विभाग की हैं। देखते हैं उमंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी को बढ़ाने के लिए नए युग के शासन उमंग ऐप, गाइज हमारा जो आंसर था उमंग, उसी ऐप पर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन पर भारतीय मौसम विभाग जो कि IMD 7 सेवाओं को लॉन्च किया गया है। तो गाइज देखते हैं वो 7 सेवाएं कौन सी हैं। तो वे 7 सेवाएं हैं करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फॉरकास्ट, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन, टूरिज्म फॉरकास्ट, वार्निंग एंड साइक्लोन। गाइज ज़रूर याद रखिए ये 7 सेवाएं उमंग ऐप पर लॉन्च की गई हैं और पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ ये सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन मिल सके और आपको रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। गाइज मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा ले सके और भी लोगों को हेल्प मिल सके। और प्लीज़ 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 अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो और यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।